नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नमामि गंगे की ओर से ऋषिकेश के लिए बहुहितधारक कार्य समूह की बैठक नगर निगम परिसर में मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए तमाम पहलुओं पर चर्चा करना रहा, जिसमें सीवरेज उपचार, नदी तट विकास और जैव विविधता संरक्षण शामिल है। इस बैठक में ऋषिकेश के मेयर, नगर निगम के अधिकारी और नमामि गंगे परियोजना के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और इसके संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर चर्चा की। जो है बहुत सारे विभाग के साथ ही बैठक हुआ और खास करके नमामि गंगे वाले भी थे। तो इस पे जो जितने लोग नमामि गंगे से जुड़े हुए, गंगा पे जो काम हो रहा है, उनके विशेष करके ये मीटिंग था। और पर्यटक से भी जुड़ा हुआ मीटिंग था ये। जैसे हमारे यहाँ संजय झील है और रंभा नदी है, बहुत सारी जगह जो है लोगों ने इसमें कहीं सीवर का और घर का नाली का पानी जो जोड़ दिया है, गंगा कैसे शुद्ध रहे। और संजय झील से जो पानी, रंभा नदी जो जिसे हम बोलते हैं, वो नदी का जल भी शुद्ध रहे, क्योंकि वो जल भी गंगा जी में जाता है। बड़े लंबे टाइम, करीबन 2.25 घंटा मीटिंग चला। तमाम विषय पे चर्चा हुआ। हमारे यहाँ चंद्रभागा नदी है सूखी, उसमें हमने ये भी बात किया कि भाई इस पे काम होना चाहिए। तटबंध जो है, आरसीसी वाल हो और आस्था पद के जैसे 12 फुट के करीबन दोनों साइड जाना चाहिए। गंगा तक लोग जाए, चंद्रभागा पुल से और गंगा जी तक जाए। और आने वाले टाइम में अभी आप सब यहीं देख भी रहे, आप समाचार में छापते भी हैं, जब भी हमारे यहाँ कांवड़ मेला आता है, एकदम से बहुत बड़ा प्रेशर ऋषिकेश के ऊपर पड़ता है। मेरा नाम राहुल सचदेवा है और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से हूँ। हम अपना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और NIUA जो मेरी संस्था है, हम साथ में मिलके हम अपना ऋषिकेश का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर अपनी जो नदियाँ हैं, जो नदी के जो स्ट्रेचेस जो है, उनकी अपना म्यूनिसिपल बाउंड्रीज के अंदर से जो नदियाँ फ्लो करती हैं, उसकी हेल्थ को कैसे बेटर अपना मेंटेन किया जा सके, शहर क्या कर सकता है, लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो नदियां हैं, उनकी जो इकोसिस्टम है, उनकी जो सर्विसेज है, एक नदी वो बेहतर तरीके से कर सके और शहर नदियों के साथ अपना पनप सके। उसके ऊपर हम अपना ये चर्चा कर रहे हैं और हम ये ऋषिकेश का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के और दूसरे 5 शहर हैं जिनका हम ये प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार है। तो ये हमारा प्रयास है कि शहर अपने नदियों का एक प्लान तैयार करे और उसके ऊपर कार्य करे। उत्तरकाशी के बड़कोट में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझता नजर आ रहा है। सरूखेत से दोबाटा बड़कोट तक NH चौड़ीकरण को लेकर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाजार से होकर मार्ग चौड़ा करने पर आम सहमति बनी। बैठक में नगर पालिका, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। सभी पक्षों ने समरखेड़ से जुड़े प्रस्ताव को जल्द तैयार कर भेजने की मांग की, ताकि चौड़ीकरण कार्य जल्द शुरू हो सके और क्षेत्र को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। तो ये अभी बिजी हो रखे हैं इसमें, आप लिख करके दे दो क्या क्या है। इस अलाइनमेंट को लेकर के हम लोगों का जो सर्वे वगैरह हुआ है, देखिए, नगर पालिका परिषद बड़कोट ने, जो नगर पालिका क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे, या जो तीर्थ यात्री आते हैं, पहला पड़ा हुआ है यमुनोत्री धाम, तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। तो नगर पालिका ने जो उप विधि बनाई है भवन निर्माण को लेकर, चाहे वो व्यवसायिक हो या आवासीय हो या रोड को लेके हो, ड्रेनेज को लेके, तो उस उप विधि में सभी जनमानस की जितनी भी उसकी सुविधा की चीज़ें उनको ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जैसे जो भी रोड बड़कोट में कटेगी, ये नगर पालिका के बाइलॉज में है कि वो 2 लेन रोड होगी। जो हमारे तिराहे हैं, चौराहे हैं, यहाँ पे मिनिमम ये हमें 10 फीट डायागाय गोलाकार या त्रिभुजाकार में जगह देंगे, ताकि जो इस संस्कृति है सहस्त्र भाव बड़कोट की, हम वहाँ पे जैसे सहस्त्र भाव चौक है गए हमारे पास में, यहाँ पे इस क्षेत्र में
सहस्त्रबाव हो गए, परशुराम हो गए, जमदग्नि हो गए, माँ यमुना हो गए, ताकि उन चौराहों पे हम इन सभी की आकृतियां लगा पाए, मूर्तियां लगा पाए, जिससे जब तीर्थ यात्री इस क्षेत्र में आता है तो उसको ये लगे कि वाकई में देवभूमि में जा रहा हूँ। खेत से दोबाटा तक सड़क अलाइनमेंट के विषय में बैठक हुई है और खेत से बाजार से होते हुए दोबाटा तक अलाइनमेंट पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। सहमति बन गई लोगों की? हाँ, लोगों की सहमति बन चुकी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ये 507 का ये 3.5 किलोमीटर का प्रभाग था सरुखेत से लेकर दोबाटा तक का, जिसका अलाइनमेंट अभी तक अप्रूवल नहीं हो पाया था, जिस कारण से हमारी डीपीआर भी सैंक्शन नहीं हो पा रही थी। तो इस अलाइनमेंट की सहमति हेतु ये पब्लिक कंसल्टेशन गाइडलाइन है मिनिस्ट्री की, एक मीटिंग होनी चाहिए जो आज जिला अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे एसडीएम साहब थे, इनके आपके अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस पे 3-4 अलाइनमेंटों पे डिस्कशन हुआ और ये आम सहमति बनी है कि सरुखेत से पुराना मार्केट होते हुए बड़कोट मार्केट से होते हुए दोबाटा तक की जो एग्जिस्टिंग रोड है 507, इसी का चौड़ीकरण करते हुए जो 2 लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जाए। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? आम सहमति बनी थी? ये जो आम चर्चा चली है, किसी के द्वारा इस पर जो है आपत्ति नहीं करी गई। फिर भी हमने व्यक्तिगत तौर पर भी एक सीट सभी लोगों को दी थी कि आप उसमें भी सुझाव दें। उस सुझाव को हम पढ़ेंगे, लोगों ने क्या क्या सुझाव दिए और यथासंभव जो है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी पर राज्य की जनता ने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वे चुनाव में राज्य की जनता साथ देगी। यूकेडी के चुनाव लड़ने से केंद्र पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 70 के 70 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल के को चुनाव लड़ा है। बात तो सही है, लेकिन सवाल है क्या उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ी होगी? चुनाव में अभी भी वक्त है और चुनाव से पहले दावों का दौर है और दावों में कोई किसी से पीछे नहीं है। मौजूदा वक्त में अंकिता भंडारी को लेकर राज्य में चर्चा तेज है और इसमें यूकेडी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती का कहना है कि अंकिता भंडारी केस हो या जनहित से जुड़ा कोई भी मुद्दा, पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी काम के लिए पीछे नहीं है। कि एक तो राजनीतिक भाषा होती है कि जी हम सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब हमें देख रहे हैं कि धन का अभाव हम लोगों के पास रहा है, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इतने सुदृढ़ रहे उत्तराखंड के अंदर, वो अलग चीज़ है कि हम राजनीतिक तौर पे जो है हम वोटों पे हम उसको कन्वर्ट नहीं। आज स्थिति क्या है कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास धन बल है और हमारे पास इस समय जन बल है, और जब जन बल साथ जुड़ जाता है तो मैं नहीं समझता कि कहाँ परिवर्तन की लहर जो चल रही है ये आपके सामने। और ऐसे में तो निश्चित है कि हम 70 के 70 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल के को चुनाव लड़ाएंगे, ये निश्चित। हाँ, राज्य निर्माण में कई लोगों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर हमें उत्तराखंड मिला, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को बारी बारी से लूटने का काम किया। राज्य निर्माण की अवधारणा को हाशिए में डाल दिया गया, जल जंगल और जमीन को माफियाओं के हवाले कर दिया गया। मूल निवास, गैरसैंण राजधानी, भू कानून जैसे मुद्दे दबा दिए गए, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। लिहाजा यूकेडी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर उतरकर चुनाव लड़ेगी। हमने पहले भी बोला, उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी स्थिति में रहा हो, कितना कमजोर रहा हुआ, कभी भी हमने जमीनी मुद्दे छोड़े नहीं। बहन बेटियों के साथ जब भी गलत हुआ, अंकिता के साथ जब भी गलत हुआ, हम लोग खड़े हुए। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी सोचते हैं कि सीबीआई का हवाला देकर इस मुद्दे से फिर ध्यान भटकाया जाएगा और जांच में कुछ और रिपोर्ट आ जाएगी और बोलने के लिए हो जाएगा कि हमने सीबीआई जांच करा दी, तो इस तरह से तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी जी जेल गए हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। हमने बहुत दमन झेला है, हम इतनी आसानी से वो वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये पर्दाफाश हम करेंगे ना, घर घर जाके करेंगे। अंकिता को न्याय मिलके रहेगा, वीआईपी जेल में होगा ही होगा। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में यूकेडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें जीती थी। उसके बाद 2007 के चुनाव में पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 3 रह गई और 2012 के चुनाव को
भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और केवल एक सीट पर जीत मिली। उसके बाद से अब तक किसी भी सीट पर पार्टी की जीत नहीं हुई है। इधर यूकेडी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, यूकेडी के चुनाव लड़ने और ना लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह कार्यकर्ताओं की एक फौज है और बहुत सुदृढ़ तरीके से कार्यकर्ता अपना काम करता है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जन जन के द्वार जन जन की सरकार जिस तरीके से आज काम कर रही है, तो यूकेडी चाहे सारी सीटों पर चुनाव लड़वाए और चाहे आधी सीटों पर लड़वाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 से लेकर के अब तक यूकेडी हर सीटों को कम से कम चुनाव लड़वाने का अपने लोगों को काम करती चली आई है और 2-2 बार यूकेडी को मौका मिला है सत्ता में रहने का, चाहे कांग्रेस के समय का हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय का हो। लेकिन यूकेडी अपने आप को आगे उभार नहीं पाई है, क्योंकि जनता के सामने ना ही तो उनकी कोई नीति है, ना ही कोई विजन और ना जनता के लिए किसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं। तो जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीटों पर चुनाव लड़ती है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है और कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल और जिले तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूकेडी से कहीं तक भी दूर दूर तक हमें नुकसान नहीं होने वाला। उत्तराखंड क्रांति दल भले ही 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन वो कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़वा पाएगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी को यूकेडी के चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि यूकेडी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। इससे जो है नुकसान भाजपा को ही होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रदेश में यूकेडी की जमीन खींचने का काम किया है। ये प्रदेश की जनता भी जानती है और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चाहती है कि क्षेत्रीय दल भी भले फूले आगे बढ़े, लेकिन वो क्षेत्रीय दलों पर है कि वो कितनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ा पाते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को जनता पर पूरा भरोसा है। जनता की जो सेवा पिछले 9 सालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने की है, उसका परिणाम जरूर जो है विजय के रूप में जनता कांग्रेस को देने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस समय जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है। ये सच है कि राज्य गठन के बाद राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कभी भी यूकेडी पर जनता ने भरोसा नहीं किया। साल 1979 में मसूरी में आयोजित एक सम्मेलन पार्टी की स्थापना हुई थी। बावजूद चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। मौजूदा वक्त में जनहित के मुद्दों पर पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में जनता का साथ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीनों के अवैध कब्जों और भूमाफिया पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि उत्तराखंड में लगातार जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला डोईवाला के रानी पोखरी से सामने आया, जहां पीड़ित व्यक्तियों ने कहा कि उनकी जमीन रानी पोखरी में है, लेकिन उनकी जमीन पर एक महिला कब्जा करने की फिराक में है, जबकि उस जमीन के पूरे कागजात उनके पास है, जिसकी शिकायत वो कई जगह कर चुके हैं। और ये ज़मीन 2011 में हमने खरीदी थी इनसे, रमेश मेहरा से। और ये जो कुलविंदर कौर है, इसका जो मामा है उसने 2005 में ज़मीन बेच दी थी, जिस पर आज ये कब्जा करना चाह रही है। तो 2005 में इन्होंने बेच दी थी उसके मामा ने, और 2005 में बेचने के बाद 2011 में हमने रमेश मेहरा से हमने खरीदी थी। और 2015 साल हमें लगभग हो गया इस पर काफ़ी जो है। उसमें हम खेती बाड़ी सब कुछ करते आ रहे हैं आज तक, उसमें गेहूँ बोया गन्ना सब लगाते हैं। लेकिन अब ये जो है उसने गलत तरीके से जो इसमें दाननामा किया है 250 गज का, और ये पूरा जो है कब्जा करना चाह रही है। हाँ, ये 1 साल हो गया लगभग। इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, क्या सर SDM कोर्ट में भी चल रहा है, इसमें 2 जगह चल रहा है हमारा। और बल्कि यथास्थिति का आदेश भी हो गया, स्टे हो गया उसमें। यथास्थिति हमारे ज़मीन पे काबिज हैं, बैठे हैं। और ये जो है ज़बरदस्ती हमें ये कह रही कि सब जगह जा रही है, झूठ कह रही कि हमारे सामान चोरी कर दिया, जबकि हमने उसका जो है कोई भी सामान यहाँ नहीं दिखा है। हम तो पहले से उसमें कब काबिज हैं। अरे मीडिया में जाके कहीं जा रही है, मतलब कह रही है हमने इतना सामान हमारा चोरी कर दिया, उन्होंने नहीं कर दिया। झूठ हमें इस तरह से फंसा रही है। 2024 में
तो ये कुलवंदर ने चुपके से अंदर से आके उससे दानामा करा लिया। जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ ये कहीं सामने नहीं है, लेकिन जिस दिन दाखिल खारिज हुआ इसका उसी दिन आके हमारे यहाँ फ़ोटो फाटो खींचने लगी कि जी ये तो जब फ़ोटो खींचने लगी तब हम पता लगा यार क्या चक्कर है। ट्रैक्टर भी हमारा ही चल रहा, इसी के फ़ोन में क्या है वो बात, और खेत भी हमारा ही, हम अपना ही खेत बार है, हमारा ही ट्रैक्टर चल रहा, और ये कह रही ये ज़मीन मेरी है। भी मुकदमा कर रहेगा और हमने इसमें SIT में भी डालना था, और हम SSP के यहाँ भी हमने इसकी वो दी थी, रिपोर्ट करी थी कि जी आके ऐसे कर रही। तो इसने अपना भी जाके सिविल जज के यहाँ जाके एक पक्ष से ही वहाँ से इस पर स्टे लिए आई, तो आगे लगी है। स्टे लाने की वजह से हम भी इसमें और कोई कार्रवाई नहीं कर सके ताकि स्टे, लेकिन जब एक पक्ष में सिविल जज ने इस पर स्टे कर रखा था, लेकिन जब हमने अपना पक्ष रखा हमारे वकील को उसने सुना तो वो स्टे का खत्म करके अभी यथास्थिति का इस पर स्टे ऑर्डर है सिविल जज के यहाँ, इसमें अभी मुकदमा चल रहा और SDM के यहाँ हमने डाल दिया। लोहाघाट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दवा की कमी के चलते मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूकेडी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पुनेठा ने कहा कि चिकित्सालय में वर्तमान में दवा की कमी चल रही है। काफी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चिकित्सालय में चिकित्सक और अन्य सुविधाएं दी गई है, लेकिन दवा न होने के चलते दूर दूर क्षेत्र से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से दवा की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। अस्पताल के कर्मियों ने कहा कि दवा की डिमांड भेज दी गई है और जल्द ही आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हम बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे थे कि हमारे पास एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमें मिला। जब हम कई बार बीच में गए तो काफ़ी लंबे समय से दवाइयों की उपलब्धता नहीं पाई। हमारे पास, मैं धन्यवाद करता हूं विभाग का, चिकित्सकों की कमी नहीं है। एक महिला चिकित्सक दिया आपने, एक पुरुष चिकित्सक दिया, स्टाफ भी पूर्ण है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में कैसे करेंगे काम। दूर दूर से आने वाले ग्रामीण और आयुर्वेद को पसंद करने वाले मरीज एक उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें दवाइयाँ बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। दवाइयों के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, उनको सुधारा जाए ताकि जनता को लाभ मिले। शासन प्रशासन से एक ही मांग करूँगा कि आप व्यवस्था भी दें और साथ में चिकित्सकों को एक मिनट मांग करना चाहता हूं कि जो आपने हमें स्टाफ दिया है उसको व्यवस्था भी दें ताकि स्टाफ एक सुचारू रूप से काम कर सके और आने वाले मरीजों को दवाएं उपलब्ध करा सके, उनकी जांच कर सके। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज के साथ पार्टी के नेता दावा करते हैं कि मैदानी इलाका तो छोड़िए, पहाड़ में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है और अजीब लगता है कि स्थिति तो ये है कि हरिद्वार के भगवानपुर में कई गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल ही बेहाल है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। 50 साल पहले भी ऐसा रास्ता नहीं था जैसा आज रास्ता बिल्कुल गंद पड़ा। तस्वीरें उस प्रदेश की है जहां 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके विभागीय मंत्री सड़कों को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग की सच्चाई क्या है ये आपके सामने है। हरिद्वार की तहसील भगवानपुर में ज्वालापुर विधानसभा के खेड़े शिकोपुर गांव से तहसील को जाने वाली मुख्य सड़क 30 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। देखो, हालात बहुत गंदे हैं। मतलब 50 साल पहले भी ऐसा रास्ता नहीं था जैसा आज रास्ता बिल्कुल गंद पड़ा। लोग मोटरसाइकिलों को छोड़ के और ट्रालियों में ले जाना शुरू कर दिया आदमियों को, इस रास्ता खराब होने की वजह से। इतना खराब रास्ता है, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता। विधायक जी हैं, सांसद हैं, इसके अलग जो है अधिकारी हैं, क्या किसी को नजर नहीं आता? अजी सब वादे कर रहा कोई कुछ नहीं। वादे करके चले जा, देखता कोई है नहीं, ध्यान दे ही नहीं रहा कोई भी। इतना गंदा रास्ता हो रहा, अब बस पूछो ना बात। बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद रहते हुए गांव को 2 बार गोद ले चुके हैं, फिर भी सड़क नहीं बन पाई। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त उत्तराखंड की बात कही थी, तो लोगों को फिर भी उम्मीद लगी, लेकिन अब आमजन और गांव वालों की उम्मीद जवाब दे चुकी है। जी बदतर इतने है कि हमको रोज डेली दुर्घटना होती है, कुछ ना कुछ होता है। कभी किसी लेडीज को होती है और कोई
एम्बुलेंस भी यहाँ पे आती है, किसी प्रेग्नेंट महिला अगर कोई होती है तो वो भी यहाँ से बहुत बुरी स्थिति है। स्कूल के बच्चों की गाड़ी यहाँ पे कई बार पलटी जा चुकी है। और दामी जी का वादा था 1 साल पहले के गड्ढा मुक्त उत्तराखंड। अब हमको पता नहीं लग रहा कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, अगर गड्ढा मुक्त ये हो ही नहीं रहा। 30 साल हो गए, ये सड़क अब तक नहीं बनी। इसमें उत्तराखंड के सांसद ने भी गोद लेकर रखा गाँव। हाँ जी, सांसद जी ने भी गोद लिया था, पर गोद लिए हुआ बेकार हो गया। वो बच्चे नखरा हो जाते हैं ज्यादा, अगर गोद ले लेते हैं ध्यान नहीं हो पाता है। जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, वो जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनकी स्थिति है, उनकी ड्रेस सब गलत हो जाती है, यहाँ पे खराब हो जाती है। देखो रास्ता कितना कीचड़ भरा है, गिरते भी है। परेशान गांव वालों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। गांव वालों का कहना है कि बीमार हो या बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं हो या स्कूल जाने वाले मासूम, सभी को इस कीचड़ से गुजरना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। नाराज ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रवि बहादुर जी ने 10 दिन पहले आगे 20 दिन हो गए आगे कहा था कल को काम लग जाएगा, और आज तक काम नहीं लग पाया है। 30 साल से सड़क ऐसी ही पड़ी हो, यहाँ से हर आदमी यहाँ को गालियां दे के निकले है, बहुत बुरी बुरी गालियां दे, सबको ही देता है गालियां यहाँ को। और कोई आदमी ऐसा जो यहाँ को नहीं गिरता, उसके कपड़े खराब हो जाए, सब कुछ हो जाए, खराब हो जाए उसका। 30 साल से हो गए सड़क को खराब हुए को। हाँ, उत्तराखंड में आता है, लेकिन यहाँ से आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी एप्लीकेशन डाल दी, सब काम कर दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। कितने गांवों का रास्ता है? यो 10-12 गाँव मुख्य रास्ता है। ये यहाँ से भगवानपुर से बिहारीगढ़ देहरादून निकलता है रास्ता, और बहुत इस पर ट्रैफिक चलता है। तो अब गांव वालों ने जो है क्या जैसे कह रहे कि वोट नहीं देने के, बिल्कुल वोट नहीं देने के। कई बार हमारे से वादे करके चले गए, कल वो लग जाए काम, परसों लग जाएगा, नहीं लग पाया आज तक। प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार रही तो 2017 से लगातार बीजेपी की सरकार है। वर्षों से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक जनसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं और अक्सर बीजेपी के बड़े नेता जनता को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त के लिए कौन है जिम्मेदार, इस पर बोलती बंद हो जाती है। इस मार्ग को जो है कोई एक दर्जन से ज्यादा लोग गुजरते हैं, और ये हमारा ब्लॉक का भी रास्ता है, और हमें जो है रुड़की से भी कनेक्ट करता है। यहाँ स्थिति बहुत बदतर है, ये वीडियो के माध्यम से सभी देख ही रहे हैं। लेकिन रही विधायक की बात, विधायक कई बार इस रोड पर आ गया, पर ढाक के 3-5 सांसद जी तो कभी इस गांव से गुजरे ही नहीं है। मेरी शासन प्रशासन और जो मुख्यमंत्री धामी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इधर भी ध्यान दें। इधर जो है उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं, और वोट भी उन्हें मिलता है। यहाँ से सांसद बनाया गया, सांसद भी उन्हीं का है। भारतीय जनता पार्टी की जो है यहाँ भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, और वो गड्ढा मुक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन हम तो आज तक गड्ढों में ही पड़े जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बदतर जिंदगी हुई पड़ी। स्कूल में बच्चे जावे, में गिरते पड़ते जावे, और जो तहसील के काम अपने जावे वो भी गिरते पड़ते ही जावे। एक तरफ इंसान चांद पर आशियाना बनाने की बात करता है तो दूसरी तरफ चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। डिजिटल भारत और मेक इन इंडिया जैसे नारों की गूंज हर तरफ सुनाई देती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।